हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। 107 हम कोड पढ़ रहे थे। बुक है इंफॉर्मेशन यूज़र सिस्टम एंड सर्विसेज, और इस बुक में हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और थर्ड यूनिट को हम फिनिश करेंगे आज ही। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट, पर्पस एंड टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस सेक्शन, trends of reference service in digital age, concept, history, need and type of documentation, concept, need, trend and information service, type of information service, CAS, SDI, abstracting, indexing, reprography, translation, literature search, document delivery SS यानी कि सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस DDS। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और फर्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा रेफरेंस सर्विस। ओके तो रेफरेंस सर्विस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि रेफरेंस सर्विस क्या होता है, उसके पर्पस क्या है, टाइप्स क्या हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे रेफरेंस सर्विस के बारे में। पुस्तकालय के द्वारा पाठकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सेवा है संदर्भ सेवा, जो कि पाठकों को पुस्तकालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है। प्रस्तुत इकाई का अध्ययन कर आप पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा की भूमिका से अवगत हो पाएंगे। साथ ही इस इकाई में संदर्भ सेवा की विशेषताएं और आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिन्हें पढ़कर आप पुस्तकालय के संदर्भ सेवा के बारे में अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है और यही क्वेश्चंस की डिमांड है। संदर्भ सेवा का पुस्तकालय में प्रादुर्भाव। प्राचीन समय में जब मानव को लिखित सामग्री को सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस हुई, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस संस्था का जन्म हुआ उसे पुस्तकालय की संज्ञा दी गई। जब से मानव लिपि का आविष्कार किया, तब से शासकों ने इस बात पर ध्यान दिया कि शासकीय व धार्मिक अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सके। उस समय अभिलेख व ग्रंथ हस्तलिखित होते थे, अतएव पुस्तकालय का मुख्य कार्य उन्हें सुरक्षित रखना होता था, ताकि एक विशेष वर्ग ही उनका उपयोग कर सके। इसलिए प्राचीन पुस्तकालय को संग्रहालय की संज्ञा दी जाती थी, तथा पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य केवल पाठ्य सामग्री की देखरेख करना था, ताकि उसे कोई हानि नहीं पहुंचे, तथा विशिष्ट समुदाय के सदस्यों के द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराया जा सके। वही पुस्तकालय अध्यक्ष सफल प्रशासक माना जाता था, जो पाठ्य सामग्री व सदस्यों के बीच में अधिक से अधिक दूरी बनाए रखने में सफल होता था। परंतु मुद्रण के आविष्कार ने पुस्तकालय जगत में एक नई क्रांति ला दी। पुस्तकालय का मुद्रण तीव्र गति से होने लगा, तथा दुर्लभ पाठ्य सामग्री अब सुलभ होने लगी। पुस्तकों की अनेक प्रतियां मुद्रित होने के फलस्वरूप ये सर्वसाधारण के लिए आसानी से उपलब्ध होने लगी। इससे पुस्तकालयों में ग्रंथों की संख्या में वृद्धि होने लगी, और साथ ही साथ नए नए विषयों पर भी साहित्य प्रचुर मात्रा में मुद्रित होने लगा। पाठ्य सामग्री पुस्तकों के अलावा पत्रिकाएं आदि अनेक आकारों व प्रकारों में उपलब्ध होने लगी। इसका परिणाम ये निकला कि पुस्तकालय के उद्देश्य व कार्यों में स्वतः ही परिवर्तन होने लगा। 19वीं सदी तक पुस्तकालय को शैक्षिक सामाजिक संस्था की संज्ञा दे दी गई, तथा उसे मानव समुदाय की उन्नति के लिए अनिवार्य माना जाने लगा। मानव समुदाय यह अनुभव करने लगा कि राष्ट्र की उन्नति शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है, तथा नागरिकों को शिक्षित करने के लिए उनके बौद्धिक व्यक्तित्व का विकास करना आवश्यक है, ताकि वे पाठ्य सामग्री में संचित ज्ञान का अधिक से अधिक यूज करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकालय के द्वार सभी नागरिकों के लिए खोल दिए गए, और स्वतः ही पुस्तकालय अध्यक्ष ने यह उत्तरदायित्व ले लिया कि वे प्रलेखों को मंगवाएं, उन्हें सुरक्षित रखें और पाठकों को उन्हें उपलब्ध कराएं। अब पुस्तकालय का उद्देश्य ये हो गया कि पाठ्य सामग्री का पाठकों के द्वारा अधिकतम उपयोग हो, तथा इसी केंद्र बिंदु के चारों ओर अन्य सभी कार्य घूमने लगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकालय में जिस सेवा को प्रारंभ किया गया उसे संदर्भ सेवा के नाम से जाना गया।
अतः प्राय यह कहा गया कि संदर्भ सेवा ने परंपरागत पुस्तकालय अध्यक्षता में एक नए आयाम को जोड़ दिया। देखते हैं अब संदर्भ सेवा का मीनिंग क्या है। संदर्भ सेवा को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे शाब्दिक, सामान्य और पारिभाषिक अर्थों को समझना जरूरी है। शाब्दिक अर्थ, संदर्भ शब्द संस्कृत धातु द्रभ, जिसका मतलब होता है बांधना या बुनना, में सम उपसर्ग लगाकर बना है। संस्कृत कोश के अनुसार इसका अर्थ एक साथ बांधने वाला, संयोजित करने वाला, मिलाने वाला या फिर बुनने वाला होता है। इन सभी अर्थों का मूल तत्व है दो या अधिक वस्तुओं का संयोग, यानी कि दो या अधिक वस्तुओं को बांधना। दो वस्तुओं या तत्वों अथवा पाठ्य सामग्री व पाठक के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयुक्त सेवा को अभिव्यक्त करने के लिए संदर्भ सेवा पद का प्रयोग किया गया। इस सेवा के द्वारा पाठक की आवश्यकताओं का पाठ्य सामग्री में संचित ज्ञान से संबंध स्थापित किया जाता है, ताकि पाठकों को अपने विषय की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके। इस सेवा का मुख्य साध्य पाठक है, अतः उसके अध्ययन संबंधी विषयों को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचि, प्रवृत्ति, स्तर और योग्यता के अनुसार उन्हें पाठ्य सामग्री का उपयोग करने में बौद्धिक सहायता दी जाती है। यही संदर्भ सेवा का सामान्य अर्थ है। संदर्भ सेवा पद में विद्यमान सेवा है शब्द ही इस बौद्धिक कार्य का मूल तत्व है। यह शब्द नम्रता तथा संतोष का सूचक है, इसलिए इस सेवा को सहानुभूतिपूर्णता दी जाने वाली मानवीय सेवा कहा जाता है। संदर्भ सेवा और पुस्तकालय विज्ञान के मूल सिद्धांत। देखिए, इससे पहले ज़रूरी है हमें समझना कि अगर हम ओरली अपनी लैंग्वेज में कहें कि संदर्भ सेवा क्या होती है, तो देखिए, आपको किसी बुक की नीड है और आप लाइब्रेरी में जाते हैं उस बुक को मांगने के लिए। आप लाइब्रेरियन जो हैं वहाँ पर उनसे कहेंगे कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, तो वो आपको सही पर्टिकुलर उसी बुक को सही जगह से ढूंढकर आप तक पहुँचाएंगे। यानी कि जो वो इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा मांगी गई इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप तक लाकर दे रहे हैं, वही क्या है, एक रेफरेंस सर्विस है। रेफरेंस मतलब आपने जो मांगा, आपका जो रेफरेंस था, आपकी जो नीड थी, उस नीड के अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई, यानी कि एक सर्विस, एक सेवा दी गई आपको। क्या कि आपकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई, ये एक सेवा दी जा रही है। किसके द्वारा? लाइब्रेरियन के द्वारा। तो यानी कि जो लाइब्रेरियन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहे हैं, यही होती है संदर्भ सेवा। ठीक है, इसको समझने के बाद आप अब जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसको एक बार और आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। चलिए अब संदर्भ सेवा और पुस्तकालय विज्ञान के मूल सिद्धांत को समझते हैं। जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है कि संदर्भ सेवा पाठक और उसके प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। उसके प्रलेखों से अभिप्राय उन सभी प्रलेखों से है जिन्हें पाठक तुरंत अपने उपयोग में लाना चाहता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि बिना समय नष्ट किए हुए पाठक व प्रलेखों से संबंध स्थापित करवाया जाए। ये सब पाठक की रुचियों के बारे में जानकारी के बिना संभव नहीं है। पाठक की रुचियों को जानने के लिए ये आवश्यक है कि पाठक पुस्तकालय अध्यक्ष के मध्य पारस्परिक घनिष्ठ संपर्क हो ताकि पुस्तकालय अध्यक्ष पाठक को पूरी तरह से सहायता दे सके। इसलिए संदर्भ सेवा अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिगत सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र बताए हैं। प्रलेख उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को अब उसका प्रलेख मिले, प्रत्येक प्रलेख को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाओ, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इन सूत्रों ने भी संदर्भ सेवा के उद्भव में योगदान दिया है। यहाँ संक्षेप में संदर्भ सेवा पर इन सूत्रों के प्रभाव की चर्चा की जा रही है। प्रथम सूत्र और संदर्भ सेवा। प्रथम सूत्र क्या है? प्रलेख उपयोग के लिए है। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार प्रलेख उपयोग के लिए हैं। प्रलेख के उपयोग से अर्थ है कि उसमें वर्णित विषय का पाठक उपयोग करें। इस सूत्र के अनुसार उपयुक्त पाठक और उपयुक्त पुस्तक के बीच संपर्क स्थापित करना ही पुस्तकालय कला है।
इसलिए यदि प्रलेखों को वास्तव में निरंतर उपयोग में लाना है तो संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष को पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो पाठकों की आवश्यकता को समझकर उसके अनुरूप उपयुक्त पाठ्य सामग्री पाठकों की दृष्टि में ला सके। यह कार्य प्रचार और प्रदर्शन से संदर्भ संभव नहीं है। इसके लिए कर्मचारियों को निरंतर अध्ययन करना पड़ता है ताकि वो पाठकों को सेवा अच्छे से दे सके। व्यक्तिगत सहायता के माध्यम से पुस्तकालय में ऐसा वातावरण बन जाएगा जहां पाठक निसंकोच अपनी आवश्यकता बता पाएगा। अतएव यदि प्रथम सूत्र की मांग को पूरा करने के लिए पुस्तकालय में संदर्भ सेवा अनिवार्य है तो व्यक्तिगत रूप से सभी पाठकों को सेवा प्रदान करती है। उन्हें पाठकों को साहित्य और सूचना की खोज में मार्गदर्शक मित्र के रूप में साथ देना चाहिए। दूसरा सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसका प्रलेख मिले। इसके अनुसार संदर्भ सहायकों को सभी प्रकार के साहित्यों का अन्वेषण करके उसे उपयोग हेतु पाठक के समक्ष लाना चाहिए। अपने ज्ञान से उनके प्रश्नों के तुरंत और सही उत्तर देने चाहिए। इस प्रकार की सेवा से पाठक पुस्तकालय के नियमित पाठक बन जाते हैं और सदैव पुस्तकालय से लाभ उठाते हैं। तृतीय सूत्र और संदर्भ सेवा, यह सूत्र है, प्रत्येक प्रलेख को उसका पाठक मिले। प्रलेख स्वयं अपना पाठक नहीं खोज सकता क्योंकि वो निर्जीव है। अतएव उन्हें संदर्भ सहायकों की सहायता आवश्यकता होती है। इस सूत्र संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष को उत्तरदायी बनाता है कि वो पुस्तकालय में उपलब्ध साहित्य की विशेषताएं बताकर पाठकों को उन तक पहुंचाए। अपने ज्ञान व व्यवहार से संदर्भ सहायक पाठकों के ध्यान प्रलेखों में निहित जानकारी की ओर आकर्षित करे और इस प्रकार प्रयत्न करता है कि सभी प्रलेख उपयोगी सिद्ध हों और अधिक से अधिक पाठक उनका यूज करें। चतुर्थ यानी कि चौथा जो सूत्र है संदर्भ सेवा के पर्पज से, वो है पाठक का समय बचाना। ये सूत्र पुस्तकालय सेवा में लगने वाले समय तत्व की ओर ध्यान आकर्षित करता है और अपनी मांग को पहले 3 सूत्रों से भी अधिक जोरदार ढंग से पुस्तकालय अधिकारी और संदर्भ सहायकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसकी संतुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रलेखों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसे संदर्भ पुस्तकों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही वाङ्मय सूचियों व सूची से भी पूर्णतः परिचित होना चाहिए। उसे संदर्भ पुस्तकों, पुस्तकालय सूची, वाङ्मय सूची का उपयोग तीव्र गति से करना आना चाहिए ताकि वह पाठकों के प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर विस्तार और सूक्ष्मता से उपयुक्त साहित्य के अन्वेषण में सफल हो सके। इसके लिए उसे विश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति में निपुण होना चाहिए। 5 जो सूत्र है उस संदर्भ सेवा के पर्पज से, वो है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय में प्रलेखों की निरंतर वृद्धि होती है। यह प्रकाशन जगत में जो पठनीय सामग्री की वृद्धि हो रही है उसका परिणाम है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, रिपोर्ट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों आदि की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसकी आवश्यकता पाठकों को पड़ती है। शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक लेख कई पत्रिकाओं में छपते हैं जिनको खोजना उनके लिए कठिन होता है। इसलिए राष्ट्रीय मितव्ययता की मांग है। पाठ्य सामग्री की खोज में शोधकर्ताओं का जो समय नष्ट होता है उसे बचाने के लिए पुस्तकालय उनकी सहायता करे। संदर्भ सेवा के द्वारा इस कार्य सुगमता से किया जा सकता है और संदर्भ सहायक विविध रूपों से प्रकाशित नवीन साहित्य की जानकारी प्राप्त करे तथा शोधकर्ताओं को तुरंत जानकारी देकर उनकी समस्या का निवारण करे। इस सूत्र की अन्य मांग ये भी है कि प्रलेखों के मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतएव पुस्तकालय के सीमित आर्थिक साधनों और प्रलेखों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर देश के समस्त पुस्तकालयों में उपलब्ध साहित्य को राष्ट्रीय संग्रह माना जाए और उसे समान रूप से पाठकों को उपलब्ध करवाया जाए।
सभी पुस्तकालयों को एकीकृत करके एक राष्ट्रीय पुस्तकालय पद्धति बनाई जाए। यह प्रक्रिया जटिल अवश्य है, परंतु निम्न उपायों के द्वारा इसे सरल किया जा सकता है। वो 3 उपाय क्या हैं? परिसीमित व विशिष्ट कार्य, सहयोग व सहकार्य और समन्वय। प्रत्येक पुस्तकालय को एक एक विषय से संबंधित साहित्य का समग्र विशेष रूप से करना चाहिए। अन्य विषयों के अमूल्य, अप्राप्य और सामान्य साहित्य को वे आवश्यकता अनुसार अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान पद्धति के द्वारा प्राप्त करें। राष्ट्रीय पुस्तकालय पद्धति के केंद्रीय कार्यालयों को इन कार्यों में तालमेल बनाए रखने के लिए वैधानिक उपाय करने चाहिए। इस प्रकार संदर्भ सेवा को व्यवस्थित व उपयोगी बनाने के लिए ये सूत्र भी बताया गया है कि पुस्तकालय कर्मचारियों में संदर्भ सेवा के विविध कार्यों का विभाजन हो, ताकि प्रत्येक कार्य व्यापक और सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के मूल सिद्धांत संदर्भ सेवा की अनिवार्यता व महत्ता पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। संदर्भ सेवा की अवधारणा, उद्देश्य और प्रकार का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम एक एज अ समरी हम इनको देखेंगे कि अगर शॉर्ट में आ जाता है, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, तो ये आपको याद रहना चाहिए, इजी है बहुत ज़्यादा। तो जो ऊपर हमने पढ़ा है एक तरीके से उसी का समराइज रूप है ये। तो देखते हैं। संदर्भ सेवा व्यक्तिगत सेवा होती है जो पाठकों के आग्रह पर प्रदान की जाती है। तथ्यपरक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए, शोध समस्या के समाधान के लिए, साहित्य खोज के लिए, ग्रंथ सूची के संकलन के लिए, सामान्य सहायता के लिए आग्रह किए जाते हैं। संदर्भ सेवाओं में इस बात पर ध्यान रखा दिया जाता है कि उपभोक्ता सूचना का उपयोग किस प्रकार करना चाहता है। चूंकि संदर्भ सेवा स्रोत चयन को प्रभावित करती है, अतः यह उपभोक्ता की उसके प्रश्न को समझने तथा स्पष्ट करने में सहायता करती है। तत्पश्चात संदर्भ कर्मचारी उसे सूचित करता है कि उसे संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए कौन कौन सी ग्रंथ सूचियों, निर्देशिकाओं, संचिकाओं, द्वितीय प्रकाशनों या डेटाबेसों को देखना है। रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को परिभाषित करते हुए लिखा है, उन प्रलेखों की प्राप्ति में प्रत्येक पाठक को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा, जिनमें उनकी तत्काल रुचि से संबंधित प्रश्न का सटीक और सुविस्तृत उत्तर झटपट उपलब्ध हो। ये डेफिनेशन दी है रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विसेज की। और अब देखते हैं रेफरेंस सर्विस के टाइप्स, प्रकार। तो 2 टाइप्स की होती है रेफरेंस सर्विस। एक होती है त्वरित या तत्काल संदर्भ सेवा। ये सेवा पाठकों के तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित होती हैं। जैसे प्रश्न, जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है, पंजाबी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होगा, जापान में सुनामी कब आई थी, क्या, क्यों, कहाँ, कौन और कब। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सामान्य संदर्भ ग्रंथ जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, वार्षिकी, पंचांग, गजेटियर इत्यादि के संपर्क करके हमें मिल सकता है। विस्तृत या दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। इस सेवा की आवश्यकता विशेषज्ञों जैसे कि अनुसंधान एवं विकास कर्मचारी, प्रोफेसर, व्यापार प्रबंधक या व्यवसायियों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि को होती है। ये सेवा प्रदान करने के लिए सूचना के स्रोत, जिसमें कि मुद्रित के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्रोत जैसे इंटरनेट, डेटाबेस सम्मिलित हैं, इनको खोजा जाता है। क्योंकि इस सेवा को प्रदान करने के लिए विस्तृत श्रृंखला के स्रोतों में परामर्श किया जाता है, अतः इस सेवा में त्वरित संदर्भ सेवा की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। तो आई होप ये प्रकार आपको ठीक से समझ आ गए होंगे। चलिए अब संदर्भ सेवा की आवश्यकताएं और उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो इनके अंदर तो आप लिख ही सकते हैं, अगर आपको पता चले कि पाठकों के समय की बचत करना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संदर्भ सेवाएं होती हैं, अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाएं और बिना किसी सोर्स के हम खुद ही अपनी बुक ढूंढने लगें, तो क्योंकि बहुत बड़ी होती है लाइब्रेरी, बहुत सारी बुक्स होती है वहाँ पे, तो शायद ये बहुत मे बी कि हम उसको ढूंढ लें, लेकिन बहुत जल्दी से ये काम नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से हमें अपनी बुक को, अपनी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए वहाँ पर सोर्सेज की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यानी कि जो ये संदर्भ सेवा, जो रेफरेंस दिया सोर्स है, रेफरेंस सर्विस जो दी जा रही है, वो हेल्प कर रही है पाठकों की समय की बचत करने में।
नवीन सूचना व शिक्षा पर उपलब्ध साहित्य को प्रस्तुत करने के लिए। नवीन सूचनाओं का विकेंद्रीकरण करना, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों या सूत्रों का परिपालन, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े हैं कि जो रंगनाथन ने 5 लॉज दिए हैं, 5 नियम दिए हैं, रूल दिए हैं, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंशन किया गया है लाइब्रेरी के पर्पज से। ओके, अभी हमने पढ़ा था वो। यांत्रिक क्रियाकलापों में सजीवता लाना, वर्गीकरण व सूचीकरण की जटिलता को समझना। संदर्भ सेवा के कार्य, निरीक्षणात्मक कार्य, निर्देशात्मक कार्य, सूचनात्मक कार्य, मार्गदर्शनात्मक कार्य, मूल्यांकन कार्य और ग्रंथ सूची संबंधी कार्य। ये 6 टाइप के कार्य होते हैं संदर्भ सेवा के। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस सेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं रेफरेंस सेक्शन की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस सेक्शन, जहाँ पर देखिए सूचना सेवा का संगठन। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों द्वारा संदर्भ सूचना सेवा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण सेवा है। इन सेवाओं के अभाव में आधुनिक पुस्तकालय सेवाओं का अस्तित्व ही निरर्थक है। जिस प्रकार रेलवे प्लेटफॉर्म पर पूछताछ काउंटर के अभाव में एक अच्छे रेलवे स्टेशन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय में संदर्भ और सूचना विभाग के बिना एक अच्छे पुस्तकालय सेवा की कल्पना नहीं की जा सकती। पुस्तकालय में संदर्भ तथा सूचना विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में संगठित किया जाना अति आवश्यक है। पुस्तकालयों में अन्य विभागों के साथ ही संदर्भ एवं सूचना कार्यों के बगैर संगठनात्मक गुणवत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती है। फिर भी उन छोटे पुस्तकालयों में जहां बहुत कम पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा ही पुस्तकालय का संगठन किया जाता है, वहां एक पृथक विभाग के रूप में इस विभाग को संगठित नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत अध्याय में ऐसे पुस्तकालयों में सूचना और संदर्भ विभाग का अध्ययन किया जा रहा है जहां पुस्तकालयों हेतु पर्याप्त भवन, कर्मचारी और वित्त उपलब्ध हो। स्वतंत्र विभाग, वृहद पुस्तकालयों में ही पृथक सूचना केंद्र के संगठन की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। छोटे पुस्तकालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा अधीनस्थ कर्मचारी को ही अन्य कार्यों के साथ इस कार्य को पूर्ण करने मात्र से सक्षम सूचना सेवा प्रदान नहीं की जा सकती। वह केवल नाम मात्र की ही होती है। मध्यम स्तर तक की शाला पुस्तकालयों तथा छोटे जन पुस्तकालयों में सूचना सेवा व पुस्तकालय सेवा एक ही स्थान से प्रदान की जा सकती है। बड़े पुस्तकालयों तथा विशिष्ट पुस्तकालयों में इसे पृथक से ही संगठित किया जाना आवश्यक है। सूचना कक्ष, स्वतंत्र विभाग हेतु एक बड़े स्वतंत्र कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए। कक्ष के चारों ओर संदर्भ और सूचना ग्रंथ रखने हेतु समुचित स्थान उपलब्ध होना चाहिए, जहां विभिन्न संदर्भ एवं सूचना ग्रंथों को भली भांति संग्रहित किया जा सके। सूचना कक्ष प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रकाश वाला तथा हवादार होना चाहिए। संभवतः सूचना कक्ष को वातानुकूलित भी किया जाए तो और भी ज़्यादा उचित होगा। सूचना कक्ष से लगा हुआ एक अन्य बड़ा कक्ष भी अवश्य होना चाहिए, जिसमें सूचना प्रदान करने हेतु उपलब्ध उपकरण जैसे कंप्यूटर आदि को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इस कक्ष को यथासंभव वातानुकूलित होना अति आवश्यक है, जिससे वे लगातार कार्य अधिक समय तक अधिक सुविधा से कर सकें। कंप्यूटर कक्ष के आगे एक छोटा कमरा भी अति आवश्यक है, जहां पर जिज्ञासु अपने जूते आदि उतारकर कंप्यूटर कक्ष में प्रवेश कर सके। यदि कंप्यूटर कक्ष व सूचना कक्ष आसपास नहीं हो तो कंप्यूटर कक्ष का एक टर्मिनल सूचना कक्ष में अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। स्थान, संदर्भ और सूचना कक्ष पुस्तकालय का हृदय होता है, अतः इसे मुख्य द्वार के समीप केंद्र में स्थापित किया जाना चाहिए, जहां से पुस्तकालय के सभी अन्य कक्षों में आसानी से प्रवेश और निर्गम किया जा सके, क्योंकि सूचना सेवा को प्रदान करने हेतु अन्य सभी विभागों से तालमेल की आवश्यकता होती है। यह यथासंभव तल मंजिल पर स्थापित किया जाना चाहिए और पुस्तकालय के मुख्य द्वार के यथासंभव सामने तथा नजदीक होना चाहिए। सूचना हेतु सही स्थान का चुनाव अति आवश्यक है, जिससे जिज्ञासुओं का ध्यान आसानी से इसकी ओर आकर्षित हो एवं वह इसका यथासंभव सदुपयोग कर सके। उपकरण, उपस्कर एवं उपकरण,
एक अच्छी सूचना सेवा प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं सुसज्जित उपकरण होना अति आवश्यक है। सुव्यवस्थित ढंग से उपस्कर एवं उपकरणों वाला, आई डोंट नो कि उपस्कर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में ऐसा ही है और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। ये उपकरणों ही हम मानकर चलेंगे, क्योंकि उपकरणों की भी ज़रूरत होती है एक अच्छी सूचना सेवा के लिए, तो जो कि सूचना कक्ष मतलब जिज्ञासु पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही सुविधापूर्ण उपकरण उन्हें सूचना केंद्र के उपयोग हेतु प्रोत्साहित भी करते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। कर्मचारी, सुव्यवस्थित सूचना सेवाएं प्रदान करने हेतु सूचना अधिकारी तथा कर्मचारियों का होना अत्यंत आवश्यक है। सूचना विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त तथा कंप्यूटर में प्रशिक्षित सूचना अधिकारी तथा सूचना कर्मचारी आवश्यक संख्या इस विभाग में उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी एक अच्छा सूचना अधिकारी या कर्मचारी नहीं हो सकता, अतः ये आवश्यक है कि सूचना अधिकारी या कर्मचारी हेतु आवश्यक अधिक से अधिक गुणों से भरपूर व्यक्ति का चयन इस कार्य के लिए किया जाना चाहिए। सूचना अधिकारियों के लिए आवश्यक गुणों का अध्ययन अन्य अध्याय में किया गया है। सूचना कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण सूचना ग्रहीताओं की संख्या तथा उनकी मांग एवं आवश्यकताओं एवं पुस्तकालय की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए जहाँ पर हम अगर हम इसको समझें कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, तो सूचना सेवा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस सेक्शन, यानी कि सूचना सेवा का संगठन। अब जब हम सूचना सेवा का संगठन कर रहे हैं तो वहाँ पर रूम की भी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर डिजिटल भी यानी कि कंप्यूटर वगैरह के रूम्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और वहाँ पर कर्मचारियों को भी उनकी योग्यता के अनुसार रखना चाहिए, तभी वो अच्छे से अच्छी रेफरेंस सर्विस दे पाएंगे। तो यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जो अच्छी से अच्छी रेफरेंस सर्विस दे रहे हैं, ये एक रेफरेंस सेक्शन है जहाँ पर हम कर्मचारियों को, रूम्स को, मतलब कंप्लीटली हम रेफरेंस सेवा जो दे रहे हैं उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ को, रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। यही सब कुछ उन्हीं विभागों की बात हुई है और उसी में ही कर्मचारियों की बात हमने की है। तो ये इसका सार हो गया जो अभी हमने समझा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ट्रेंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस इन डिजिटल एज करके था। तो डिजिटल माध्यम, ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं मिली है इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन जो भी है चलिए देखते हैं। डिजिटल माध्यम, वैसे अगर समझा जाए तो ट्रेंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस इन डिजिटल एज का मतलब ये है कि क्योंकि हम जानते हैं प्राचीन समय में जब बुक्स की इतनी क्वालिटी नहीं हुआ करती थी, क्वांटिटी नहीं हुआ करती थी, तो आई थिंक लाइब्रेरीज़ की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। प्राचीन समय से मध्यकाल में आते आते जो लाइब्रेरी हो गई वो कुछ जो बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने शौक़ के लिए अपने यहाँ पर बनवाया करते थे, तो इतना ट्रेंड नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेलेबल नहीं होती थी, बुक्स की लेक ऑफ बुक्स था उस टाइम पे, और बुक्स नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा लोग जागरूक नहीं थे बुक्स को पढ़ने के लिए, या फिर उनको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती थी, वो साक्षर नहीं थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो नॉलेज का इतना ज़्यादा ब्रॉड हो गया है एरिया कि आज नॉलेज जो है वो अलग अलग जगह से हम ले सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा है वो है डिजिटल युग। मतलब जो डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं आज के युग की, जिसमें हम जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत सारी जगह से, बहुत सारी वेबसाइट हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, अलग अलग जगह से। ठीक है, सोशली हम सोशल मीडिया से इतना इंटरेक्ट करते हैं नॉलेज को लेने के लिए और नॉलेज लेते हैं वहाँ से। तो यानी कि जो आज की डिजिटल एज है वहाँ पर बहुत मतलब एक तरीके से भंडार है नॉलेज का। तो बस उसी डिजिटल एज की हम बात कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। आजकल जनसंचार हेतु डिजिटल माध्यम भी प्रयोग किया जाता है। जनसंचार का मतलब होता है लोगों से बातचीत करने के लिए या इन्फॉर्मेशंस का आदान प्रदान करने के लिए।
डिजिटल माध्यम के द्वारा भौगोलिक सीमाओं की बाधाएं भी दूर की गई हैं। डिजिटल माध्यम और नेटवर्किंग के माध्यम से सूचनाओं का संचार सफलतापूर्वक और 24 घंटे संभव हो सका है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण दुनिया एक दूसरे के संपर्क में आकर ग्लोबल गांव के रूप में सिमट गई है। इसके द्वारा भाषा, समय, सीमाओं के सभी बंधन दूर हो गए हैं और जन जन तक सूचना का स्वतंत्र प्रवाह संभव हो सका है। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटरों के मध्य संभव हो सका है। आज हर क्षेत्र इंटरनेट के प्रभाव में है। टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले विभिन्न धारावाहिकों, परिचर्चा और अन्य कार्यक्रमों में वेब पते दिए जाते हैं। प्रतिदिन करोड़ों लोग नेट से जुड़कर संचार प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसकी सहायता से कुछ ही क्षणों में सूचना का विश्वव्यापी संचार हो जाता है। सूचनाओं के संचार से विज्ञापन और उत्पादों के विक्रय में भी लाभ पहुंचता है। इंटरनेट पर ईमेल सेवा, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से उपयोगी संचार संभव है। आज इंटरनेट पर बहुत सी सोशल साइट हैं जिनसे जुड़कर समान रुचि के व्यक्ति आपस में अपने लोगों तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल प्रकाशन के माध्यम से भी संचार अत्यंत प्रभावी हो गया है। इंटरनेट के द्वारा अनगिनत विषयों पर सूचनाओं का अपार खजाना उपलब्ध है। इंटरनेट के माध्यम से एक ही स्थान पर बैठकर समूचे विश्व का भ्रमण किया जा सकता है। विश्व में किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है और किसी भी जिज्ञासा हेतु संतोषजनक उत्तर खोजे जा सकते हैं। किसी भी विषय पर ऑनलाइन जानकारी, शिक्षा और डिग्री प्राप्त की जा सकती है। बगैर एक भी क्षण गंवाए कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है और एक ही समय में बहुत से स्थानों पर पहुंच सकता है। आजकल कंप्यूटर के अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन से भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध रहती है। किसी भी कार्यक्रम, गतिविधि के फोटो, वीडियो का संचार भी संभव है। व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार आधी रात को और सुबह अथवा किसी भी समय इंटरनेट से अपने संदेशों का संचार कर सकता है और संदेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आई होप कि जो नॉलेज हमने स्टार्टिंग में ही दी थी इस क्वेश्चन के, उसको जानने के बाद आपको इस क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी रही होगी, बहुत सुविधा रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, नीड एंड टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो अंग्रेजी में डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ होता है प्रलेखन। अंग्रेजी में डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ है और हिंदी में उसको बोलते हैं प्रलेखन, जो कि डॉक्यूमेंट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रलेख। यानी कि डॉक्यूमेंट मतलब प्रलेख और डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रलेखन। परंतु यहाँ इसका अर्थ साधारण पुस्तक न होकर एक विशेष प्रकार के प्रलेख से होता है, जिसमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। वस्तु की दृष्टि से ये जो कागज अथवा अन्य वस्तु निर्मित हो। भार की दृष्टि से जिसे आसानी से उठाया जा सके। स्थान परिवर्तन की दृष्टि से जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। संरक्षण की दृष्टि से भविष्य के लिए जिसको सुरक्षित किया जा सके। और विषय की दृष्टि से जिसमें बुद्धि से उपजे विचारों का अक्षरों में प्रकाशन हो। इस प्रकार प्रलेख में वर्णित विचारों को उपयोगकर्ता को किसी वैज्ञानिक पद्धति से उपलब्ध कराना ही कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन। ओके, यानी कि जो ये डॉक्यूमेंट था उसमें जो विचार है उनको उपयोगकर्ता तक, यानी कि जिसको उसकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाने के लिए जब हम किसी वैज्ञानिक पद्धति का यूज़ कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं हम प्रलेखन। प्रलेखन का प्रादुर्भाव और इतिहास। प्रलेखन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी की स्थापना के साथ 1930 में हुआ था, जब 1937 में इसका नाम परिवर्तित करके इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया था, FID। बहुत दिनों तक बिब्लियोग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन पद एक दूसरे के पर्याय बने रहे थे। वास्तविक ग्रंथालय इसे बिब्लियोग्राफी कहते थे, व्यावसायिक ग्रंथालय इसे बिब्लियोग्राफी कहते थे। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ग्रंथालय इसे प्रलेखन कहते थे। 1950 तक इसका प्रचलन खूब रहा। अब इसके स्थान पर सूचना विज्ञान पद का प्रयोग किया जा रहा है। प्रलेखन की परिभाषाएं। वर्तमान शताब्दी के छठे दशक में इस पद ने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन आज तक इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है।
S.R. रंगनाथन ने कहा है, प्रमोशन एंड प्रैक्टिस ऑफ बिगनिंग इनटू यूज ऑफ नेसेंट माइक्रो थ्रो बाई स्पेशलिस्ट। ओके, J.H. शेरा, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो है, प्रलेखनशीलता का अधिकतम उपयोग करने एवं उपयोगिता प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रकार के अभिलिखित ज्ञान के प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन और संप्रेषण की आवश्यक विधियों एवं प्रविधियों के समूह को कहते हैं प्रलेखन। ओके, अकॉर्डिंग टू पॉल, documentation is a process which all documents of all kind are brought together, classified and distributed। इन परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि प्रलेखन ग्रंथालय के वे क्रियाकलाप हैं जिनके उद्देश्य एवं सूचना का प्रसार फिर से प्राप्त करना है, जिनमें निम्न तथ्यों पर बल दिया जाता है। कौन कौन से तथ्यों पर? नवीनतम वस्तु, विशेषज्ञ उपयोगकर्ता और सूक्ष्म प्रलेख। प्रलेखन की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। पहले अनुसंधान किसी उद्देश्य को लेकर नहीं किए जाते थे, क्योंकि अनुसंधान की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में कोई ज़रूरत ही नहीं थी, किंतु आज अनुसंधान मानव जीवन के विकास में सहायक और आवश्यक माने जाते हैं। अतः अनुसंधान को सुगम बनाने के लिए प्रलेखन की आवश्यकता होती है। सूचना का विस्फोट। आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और अनुसंधानकर्ताओं को अपनी वांछित सामग्री को खोजना तथा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उनका बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। उनके समय की बचत और वांछित सूचना सामग्री को सुलभ करने के दृष्टि से प्रलेखन सेवाओं की आवश्यकता होती है। सूचना स्रोतों में वृद्धि। इस शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिक प्रलेखों की संख्या 7.5 लाख से बढ़ाकर 1980 में 95,000 लाख हो गई, जो सूचना स्रोतों में हो रही अपार वृद्धि का प्रमाण है। देखिए 7.5 नहीं है, ये 75 लाख है, 75 लाख है ये। ओके, पुस्तकों की अपेक्षा पत्रिकाओं का अधिक महत्व होता है और इन पत्रिकाओं से सभी आलेखों को अलग करके उपयोगकर्ताओं के लिए प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य होता गया, जो केवल प्रलेखन सेवा के द्वारा सरल किया जा सका। अंतर विषयी शोध। पहले अनुसंधान केवल अलग अलग विषयों में संपन्न किए जाते थे, लेकिन वर्तमान शताब्दी तक आते आते अनुसंधान अंतर विषय हो गए, जिसके कारण अनुसंधान में बहुत सी ज़्यादा नकलीपन हो गया, जिससे बहुत अधिक धन, समय की क्षति होती गई। अतः यह न हो इसलिए प्रलेखन की आवश्यकता होती है। भाषा की समस्या, लैंग्वेज प्रॉब्लम। आज हमें लगभग विश्व की 80 भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध होते हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सेवाओं का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि इनमें सर्वाधिक अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जबकि अन्य भाषाओं में प्रकाशित साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए प्रलेखन सेवा का एक पक्ष ट्रांसलेशन सर्विस बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए भी प्रलेखन सेवाओं की आवश्यकता होती है। ओके, देखिए थोड़ा ब्लर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। विश्व का कोई भी ग्रंथालय एवं प्रलेखन केंद्र विश्व में प्रकाशित समस्त सामग्रियों को क्रय नहीं कर सकता है। इसका मुख्य कारण इसकी आर्थिक सीमाएं हैं। परिणामतः प्रलेखन को ही इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पाया गया है। आजकल जितनी धनराशि अनुसंधान पर खर्च की जा रही है, उतने ही अनुपात में धनराशि प्रलेखन सेवाओं पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। औद्योगिक समस्या। मानव की मूल आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ परिवहन आदि ने औद्योगिकरण को बहुत आवश्यक बना दिया है। इसके लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान का अनुप्रयोग उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है, जिसके लिए प्रलेखन सेवाएं अत्यंत आवश्यक हैं। सूचना एवं संचार एवं प्रकीर्णन।
कुछ समय पहले तक शोधकर्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शोध सामग्रियों का चयन और उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता था। अतः सूचना संचार एवं प्रकीर्णन की समस्या जटिल थी। लेकिन वर्तमान में अनुसंधान कार्य और सूचना सामग्री के प्रकाशन में अपार वृद्धि हुई है, इसलिए सूचना संचार और प्रकीर्णन भी जटिल कार्य हो गया है, जिसके लिए प्रलेखन सेवा का प्रयोग कर सूचना के संचार एवं प्रकीर्णन को आसान बनाया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है आपका CAS और SDI। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे CAS को। इसको बोलते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस। CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, जिसको हिंदी में बोला जाता है सामयिक अभिज्ञता सेवा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर इंग्लिश में ईजी हो जाता है समझना करंट अवेयरनेस सर्विस, लेकिन अगर हम हिंदी में वर्ड देखें सामयिक अभिज्ञता सेवा, तो माइंड में थोड़ा सा ये लगता है कि ये क्या है, तो ये ना हो कन्फ्यूज़न, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप याद रखिए। तो सामयिक अभिज्ञता सेवा यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस। ओके, तो करंट अवेयरनेस सर्विस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और विधियाँ क्या हैं। ओके, मनुष्य की यह प्रकृति है कि वो सदैव नवीन विकासों से परिचित होने में अभिरुचि रखता है, इसलिए लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेडियो प्रसारण सुनते हैं तथा टेलीविज़न देखते हैं। देखिए, आप अपने माइंड में करंट अवेयरनेस को रखिए। करंट अवेयरनेस का मतलब आप जानते होंगे, हमेशा अपडेट रहना। ओके, करंट मतलब जो चल रहा है उससे अवेयर होना। ओके, तो देखिए, अब अगर माइंड में रखेंगे करंट अवेयरनेस सर्विस, तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको इजीली समझ पाएंगे। अधिकतर लोग इसे अपनी इच्छा अनुसार ही करते हैं। कोई भी सक्रिय अनुसंधानकर्ता अपने विषय क्षेत्र में हो रहे कार्यों से अवगत होना चाहता है तथा साथ ही साथ विस्तृत क्षेत्रों के विकास के बारे में भी सब कुछ जानना चाहता है जो उसके विषय क्षेत्र से संबंध है। वर्तमान में उसके विषय क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी वह चाहता है। सूचना के इस प्रकार के जानने के अधिगम को ही कहते हैं करंट अवेयरनेस। ओके, और कोई भी ऐसी सेवा जो उपयोगकर्ताओं के सामयिक अधिगम की पूर्ति के लिए की जाती है, तो वो सामान्यतः कहलाती है क्या, करंट अवेयरनेस सर्विस। ओके, चलिए यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है इसकी। डॉक्टर रंगनाथन ने करंट अवेयरनेस सर्विस को परिभाषित करते हुए क्या कहा है, एक निश्चित समय में प्रकाशित हुए प्रलेख जो कि न तो किसी विशिष्ट विषय के आधार पर है तथा न ही किसी विशेष उपभोक्ता की रुचि के अनुसार चयनित को सूचीबद्ध करना है। ये सामान्य रुचि वाले जिज्ञासु उपभोक्ताओं की ज्ञान पिपाशा की पूर्ति करते हैं। यह उपभोक्ता को उनकी विशिष्ट विषय और अन्य संबंधित विषयों की नवीनतम सूचना शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करने का प्रयत्न करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे करंट अवेयरनेस सर्विस के। तो करंट अवेयरनेस सर्विस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता वह गति है जिससे सामयिक सूचना यानी कि करंट इन्फॉर्मेशन उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए ये सेवा अवश्य रूप से बहुत ही बड़ी ही तीव्र गति से प्रदान की जानी चाहिए। इंफॉर्मेशन करंट अवेयरनेस सर्विस का उपभोक्ता केवल अनुसंधानकर्ता अकेला ही नहीं है जो इस सेवा का यूज़ कर रहा है, जिसको इस सेवा की ज़रूरत है, बल्कि उपभोक्ताओं के अन्य समुदाय भी हैं जिनके लिए करंट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे नीति निर्माता, व्यवसायी, व्यक्ति और अदर कोई पर्सन, सबके लिए ज़रूरी है। इस प्रकार करंट अवेयरनेस सर्विस मूल रूप से करंट इन्फॉर्मेशन के प्रकीर्णन की प्रक्रिया है, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस प्राय मुद्रित प्रलेखीय रूप में होती है, जिसमें सामयिक नवीन अथवा नवसर्जित योजना को उसके उपभोक्ताओं के संपर्क में लाने के प्रयास किए जाते हैं। यह उपभोक्ताओं के अभिगम को संतुष्ट करने के लिए प्रदान की जाती है। यद्यपि यह सेवा प्राय किसी विशेष क्षेत्र अथवा प्रकरण से ही संबंधित होती है, फिर भी संबंधित विषय क्षेत्र के प्रकरणों पर भी सूचना प्रदान करती है।
यह सेवा मात्र एक विषय के लिए ही प्रदान नहीं की जाती बल्कि विस्तृत विषय में दी जाती है, ताकि उपभोक्ता न केवल अपनी रुचि बल्कि उसे उस विषय से भी संबंधित अन्य विषयों की नवीन जानकारी प्राप्त कर सके। यह सेवा कभी कभी किसी दिए हुए साहित्य तक ही हो सकती है, जैसे पेटेंट्स। यह सेवा नवीन विषयों से उपभोक्ताओं को शीघ्र से शीघ्र सजग रहने का प्रयास करती है। करंट अवेयरनेस सर्विस को प्रदान करने की कुछ विधियां हैं, तो उन विधियों को जानते हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस मूल रूप से करंट इंफॉर्मेशन के प्रकीर्णन की प्रक्रिया है, जहां करंट इंफॉर्मेशन का आशय होता है नवीनतम प्रकाशित प्राथमिक प्रलेखों की सूचना अंतर्वस्तु से होती है। कोई भी प्रलेख हो वह स्वयं सूचना का प्रकीर्णन नहीं करता है, जबकि करंट अवेयरनेस सर्विस सामूहिक रूप से उस प्रकाशित सूचना की अंतर्वस्तु का प्रकीर्णन करती है जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित होती है। करंट अवेयरनेस सर्विस में अनुसंधानकर्ता अपने आप को अपने विषय क्षेत्र से सुपरिचित रखने हेतु अपने स्वयं के तरीके अपनाते हैं, लेकिन इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रयासों की अनेक कारणों से कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए उनके लाभ के लिए एक ऐसी विधि की आवश्यकता होती है जो वास्तविक, नियोजित एवं नियमित हो। करंट अवेयरनेस सर्विस के टाइप्स क्या हैं? करंट अवेयरनेस सर्विस दो श्रेणियों, ग्रंथालयों में तथा व्यापारिक रूप से सुलभ की जा सकती है। ग्रंथालयों में सामयिक यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस विभिन्न 4 तरीकों से, जैसे नवीन आगत प्रलेखों का प्रदर्शन करके, उनकी प्राप्ति की अधिसूचना करके, पत्रिकाओं का परिसंचरण करके तथा करंट अवेयरनेस तालिकाओं का प्रकाशन करके प्रदान की जा सकती है। तथा दूसरी श्रेणी की सेवाएं करंट अवेयरनेस प्रकाशन के द्वारा सुलभ कराई जाती हैं। यह व्यापारिक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। इस विषय का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकाशन वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन संस्थान द्वारा प्रकाशित करंट कंटेंट्स है, जिसमें समसामयिकी यानी कि करंट की अंतर वस्तुओं की सारणियां प्रस्तुत की जाती हैं। अनेक सारांशीकरण एवं अनुक्रमणिकाकरण पत्रिकाएं करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान करने हेतु उपकरण के रूप में उपयोग की जा रही हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान करने की विधियां। समसामयिकियों की अंतर्वस्तु। ये सेवा करंट अवेयरनेस सर्विस की सबसे सरल विधि है, जिसमें मात्र चयनित समसामयिकियों की अंतर्वस्तु के पृष्ठों को ही पुनः तैयार करना होता है। इस सेवा को प्रदान करने के लिए ग्रंथालय, प्रलेखन केंद्र अथवा कोई व्यावसायिक प्रकाशक अपना एक प्रकाशन उपभोक्ताओं हेतु वितरित करता है, जिसमें एक विस्तृत विषय क्षेत्र जैसे कि नवीन विज्ञान की समसामयिकियों के साथ सभी अंकों की अंतर्वस्तु के पृष्ठों की प्रति प्रकाशित की हुई होती है। करंट अवेयरनेस लिस्ट। करंट अवेयरनेस लिस्ट एक प्रकार की विस्तृत तालिका होती है, जिसे एक विज्ञप्ति अथवा समाचार वृत्त के रूप में निकाला जा सकता है। इसमें करंट जर्नल इंफॉर्मेशन, नवीन संकलनों की तालिकाएं, पत्रिकाओं की अंतर्वस्तुओं की तालिकाएं तथा पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका आदि आलेखों को वर्णानुक्रम रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अनुसंधान प्रगति तालिकाएं यानी कि रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन्स। इन तालिकाओं में किसी एक अथवा अनेक संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों में चल रहे अनुसंधान क्रियाकलापों अथवा प्रकरणों का विवरण विषय अथवा क्षेत्र के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। इन तालिकाओं में अनुसंधान परियोजनाओं का उल्लेख, अनुसंधानकर्ताओं के नाम, अनुसंधान की अवधि, अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली संस्था का नाम तथा उन संदर्भ स्रोतों का विवरण जिनमें उनके निष्कर्ष एवं परिणाम प्रकाशित किए गए हैं आदि विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इन सूचनाओं से अन्य अनुसंधानकर्ताओं को कार्य के विशेष विवरण को ज्ञात करने तथा उससे निष्कर्ष अथवा प्रतिवेदन प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। तो अब देखते हैं हम आगे CAS करंट अवेयरनेस सर्विस
ओके, करंट अवेयरनेस सर्विस को परिभाषाएं हैं कुछ यहाँ पर। देखिए, ये एक तरीके से एक समराइज है, जैसे हमने आपको ऊपर दिया था रेफरेंस सर्विसेज के बारे में एक समरी, तो यहाँ पर ये एक समरी है जो कि करंट अवेयरनेस सर्विस के बारे में है। जैसे आपने पूरी ऊपर पढ़ी है करंट अवेयरनेस सर्विस, उसको अगर आप शॉर्ट में आप उसको उसका रिवीजन एज अ रिवीजन करना चाहते हैं तो ये एक रिवीजन के तौर पर PDF एक पेज है जिसको आप लर्न कर सकते हैं एज अ रिवीजन। ओके, देखिए CAS क्या है? अपनी अपनी अभिरुचि के क्षेत्र के करंट डेवलपमेंट में पाठकों को अपडेट करने के लिए करंट जागरूकता सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवा सामान्यतः प्रकाशनों के रूप में प्रदान की जाती हैं तथा नवीन अथवा नवोत्पन्न सूचना को उपभोक्ताओं के ध्यान में लाती हैं। यह सेवा उपभोक्ता के किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। यह सेवा सामान्यतः सुनिश्चित रूप से परिभाषित विषय क्षेत्र या प्रकरण तक सीमित रहती है। फिर भी इस सेवा में संबंधित विषय क्षेत्र या प्रकरण में सम्मिलित होते हैं। यह सेवा कभी कभी किसी दिए हुए साहित्य तक सीमित रहती है, जैसे पेटेंट या विभिन्न प्रकार का साहित्य। सामयिक जागरूकता सेवा के प्रकार: प्रमुख बुलेटिन या सामयिक जागरूकता सूची, जो कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। शोध प्रगति बुलेटिन, पत्रिका विषय वस्तु सेवा और समाचार पत्र कतरन सेवा। आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऊपर पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी, आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है SDI। अब SDI का मतलब होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रसार, यानी कि सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा SDI। इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी विधियों की विवेचना भी करेंगे। ग्रंथालय में कंप्यूटर की सहायता से स्वचालित रूप से दिए जाने वाले सेवाओं में से एक होती है ये, आई थिंक, देखिए करंट अवेयरनेस सर्विस जो होती है उसी का एक रूप है SDI। 1961 में लुहन महोदय ने कंप्यूटर के माध्यम से करंट अवेयरनेस सर्विस को प्रदान करने का प्रयत्न किया था। किसने किया था? लुहन महोदय ने 1961 में। उन्होंने एक नवीन नाम दिया इसको। क्या था वो नाम? सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस में ही जब कंप्यूटर के माध्यम से हम करंट अवेयरनेस सर्विस दे रहे हैं तो उसी को कहा जाता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस प्रकार चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा एक प्रकार से सामयिक अभिज्ञता सेवा का ही नवीन स्वरूप है। यानी कि जो करंट अवेयरनेस सर्विस है जिसको हमने इससे पहले पढ़ा है उसी का ही एक नवीन रूप है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि CAS का करंट रूप है क्या? SDI। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा व्यक्तिपरक सामयिक अभिज्ञता सेवा है जो उपयुक्त उन्मुखी सेवा है, इसलिए इसमें उपभोक्ता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाता है। डेफिनेशन: चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा को सर्वप्रथम सूत्रबद्ध करने का श्रेय लुहन महोदय को जाता है। उनकी परिभाषा के अतिरिक्त भारतीय विशेषज्ञ रंगनाथन ने भी इसे बाद में परिभाषित किया। उन्होंने देखिए, पहले लुहन की डेफिनेशन देखते हैं। उन्होंने कहा है कि चयनात्मक सूचना प्रसार किसी संगठन के अंतर्गत सुलभ की जाने वाली वह सेवा है जो सभी स्रोतों से नवीन सूचना सामग्री का चयन कर उक्त संगठन के उन विभागों में प्रसारित करती है जहां करंट कार्यों अथवा अभिरुचि में उसकी उपादेयता की संभावना सर्वाधिक होती है। ओके, अब रंगनाथन ने जो डेफिनेशन दी है इसकी, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा उपभोक्ताओं का यथातथ्य सर्वांग पूर्ण तथा शीघ्र सूचना प्रदान करने की सेवा है। और विदाउट एनी डाउट कह सकते हैं कि ये वाली डेफिनेशन बहुत इजी है लर्न करना, क्योंकि अगर हम जान गए हैं कि सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन जो है वो करंट है, करंट में मतलब करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, करंट अवेयरनेस सर्विस जो है
उसका ही नवीन रूप है, यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस में हम जो करंट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उसको कंप्यूटर के माध्यम से शीघ्रता से देना, यही हो जाता है हमारा सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उपरोक्त दोनों परिभाषाओं के निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संख्या में संग्रहित प्रलेखों में से चयन करके सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं तथा प्रत्येक उपभोक्ता को नियमित रूप से प्रत्यक्षतः यह सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस सेवा में उपभोक्ताओं की अभिरुचियों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यूटिलिटी: उपभोक्ताओं के सामयिक अधिगम की पूर्ति के लिए CAS बुलेटिन के माध्यम से करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान की जाती है, जिसमें इन बुलेटिन से अपनी अभिरुचि के अनुसार वांछित एवं उपादेय सूचना का अवलोकन एवं चयन स्वयं करना पड़ता है, जिसमें अनुसंधानकर्ताओं का समय इन बुलेटिन से अपनी अभिरुचि की सामग्री खोजने में अत्यधिक नष्ट होता है। इसलिए उसे अपने अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित चयनित सूचना ही प्रदान करने की भावना का उदय हुआ, जिससे वह अपना अमूल्य समय खोजने की सूचना को खोजने एवं चयन में नष्ट न करके उसे अनुसंधान कार्य में लगा सके। इस प्रकार चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा अनुसंधानात्मक कार्यों के लाभ हेतु प्रलेखों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली सेवा है तथा उपयुक्त चयनित प्रलेखों को उसके उपयुक्त उपभोक्ता से संबद्ध करती है। चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रदान करने की विधियां, तो देखिए यहाँ पर इसकी दो विधियां हैं, परंपरागत और अपरंपरागत। तो परंपरागत विधि, जो विधि परंपरा से उपयोग की जा रही होती है उसे परंपरागत विधि कहते हैं। परंपरागत विधि में अनुसंधानकर्ताओं की अभिरुचि वाले विषयों की एक तालिका निर्मित की जाती है और इस तालिका का निर्माण करने का उद्देश्य अनुसंधानकर्ताओं को उनके स्थान पर ही सूचना उपलब्ध कराना होता है, जिससे उनका अमूल्य समय नष्ट होने से बच जाए। साहित्य विस्फोट की स्थिति तथा उपभोक्ताओं की विषय अभिरुचियों की जटिलताओं के बावजूद इस विधि के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी अभिरुचि के विशिष्ट विषय से संबंधित चयन की हुई सूचनाएं उन्हें अपने ही कार्यस्थल पर प्राप्त हो जाती हैं। अपरंपरागत विधि: परंपरागत विधि के अतिरिक्त जो भी विधि यूज की जा रही है वो अपरंपरागत विधि कहलाती है। यह परंपरागत विधि से अलग विधि होती है और इस विधि में कंप्यूटर की सहायता से सूचनाओं का संग्रहण एवं प्रकीर्णन कार्य संपन्न किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग किए जाने के कारण इन्हें कंप्यूटरीकृत विधि भी कहा जाता है। परंपरागत विधि की सफलता, चूंकि इसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता, ग्रंथालय के कर्मचारियों की स्मरण शक्ति और उनकी व्यक्तिगत सूझबूझ तथा उपभोक्ताओं के सहयोग पर निर्भर करती है। इसलिए इस विधि को विविध प्रकार के विषय अभिरुचि वाले अत्यधिक संख्या में उपभोक्ताओं के लिए उपयोग में लाना कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से परंपरागत विधि असफल होने लगी तथा कंप्यूटरीकृत विधि सफल सिद्ध हुई, क्योंकि इसका मुख्य आधार मनुष्य का मस्तिष्क न होकर एक कंप्यूटर यंत्र होता है। इस विधि में उपभोक्ताओं प्रोफाइल तथा प्रोफाइलों का निर्माण किया जाता है। उपभोक्ता प्रोफाइल में प्रत्येक उपभोक्ता की उसकी अभिरुचि वाले विषय का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार प्रलेख प्रोफाइल में प्रलेखों के विषय को अनुक्रमणिकाबद्ध किया गया होता है। जब इस विधि में उपभोक्ता अपने विषय अभिरुचि वाले प्रलेख की मांग करता है तो उस उपभोक्ता प्रोफाइल का प्रलेख प्रोफाइलों से मिलान किया जाता है। इसी प्रकार उसकी विपरीत जब इस विधि में किसी प्रलेख का उपयोग किया जाता है तो प्रलेख के निर्धारित विषय शीर्षक को उपभोक्ता प्रोफाइल से मिलान किया जाता है। यदि दोनों प्रोफाइलों में समानता दिखाई पड़ती है तथा इससे संबंधित प्रलेख अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं तो तत्संबंधित उपभोक्ताओं को ऐसे प्रलेखों के संबंध में सूचना भेज दी जाती है। यह सेवा व्यक्तिगत सूचना सेवा का स्वरूप होती है, जिसे चयनात्मक ढंग से सुलभ कराया जाता है। SDI सेवा प्रदान करने की विधि। SDI सेवा
करंट अवेयरनेस सर्विस का ही एक स्वरूप है जिसमें उपभोक्ताओं की विशिष्ट अभिरुचि एवं विषय क्षेत्र से ही संबंधित अनेक स्रोतों से आवश्यक सूचना का चयन कर उन्हें अवगत कराने की दृष्टि से यह सूचना सेवा का आयोजन किया जाता है। एसडीआई सेवा आजकल कंप्यूटर के माध्यम से प्रदान की जा रही है, जिसकी प्रक्रिया विधि निम्न है। यूजर प्रोफाइल। सबसे पहले ऐसे उपभोक्ताओं को निश्चित करना पड़ता है जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रत्येक उपभोक्ता की विषय अभिरुचि का पूर्ण विवरण तैयार करना। प्रत्येक उपभोक्ता के नाम से अलग अलग पत्रक तैयार किए जाते हैं और उन्हें प्रमुख शब्दों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही उपभोक्ता प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें निहित सब प्रमुख शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्तिगत प्रोफाइल को एक फाइल में व्यवस्थित कर लिया जाता है। प्रलेख प्रोफाइल। डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल। ग्रंथालय में प्राप्त प्रलेखों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है और उपभोक्ताओं की प्रोफाइल के प्रस्तुतिकरण के अनुसार प्रत्येक प्रलेख की विषय वस्तु को उसी अनुक्रमणिकाकरण की भाषा इंडेक्सिंग लैंग्वेज के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। इससे मिलान एवं तुलना करने में सुविधा रहती है। प्रलेख विवरणों को एक प्रोफाइल में व्यवस्थित किया जाता है, इसे ही प्रलेख प्रोफाइल कहते हैं। मैचिंग यानी कि मिलान। उपभोक्ता प्रोफाइल तथा प्रलेख प्रोफाइल के प्रमुख शब्दों का आपस में मिलान किया जाता है, जिससे उपभोक्ता की सूचना आवश्यकता तथा प्रलेखों की विषय वस्तु की अनुरूपता ज्ञात हो सके। इस कार्य में कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। जब दोनों प्रोफाइलों में पूर्ण रूप से मेल स्पष्ट हो जाता है, तब कंप्यूटर संबंधित उपभोक्ताओं का चयन स्वयं कर देता है। सूचना अधिसूचना, इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन। उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से उसकी सूचना आवश्यकता और प्राप्त प्रलेखों में साम्य होने के बाद सूचना प्रदान की जाती है। सूचना में मात्र प्रलेख का संदर्भ होता है तथा संदर्भ के साथ सारांश अथवा मुख्य पद सम्मिलित किए जा सकते हैं। कभी कभी सूचना भेजते समय प्रलेख की प्रति भी भेजी जाती है। पुनर्निर्वेशन तथा प्रतिक्रिया। चयनित प्रसार सेवा प्रणाली की उपादेयता तथा सफलता के लिए उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्राप्त करने तथा पुनर्निर्वेशन प्राप्त करने की व्यवस्था अति आवश्यक होती है। इस प्रकार के यंत्र अथवा विधि का निर्माण करना होता है, जिससे अधिसूचना प्राप्त करने वालों की प्रतिक्रिया आसानी से प्राप्त हो सके। इसमें लूहन ने एक दूसरे प्रकार के उत्तर की भी कल्पना की है। यदि प्रलेख उसकी अभिरुचि का नहीं है तो वह यह भी संकेत कर सकता है कि संबंधित प्रलेख किसी अन्य उपभोक्ता के लिए उपादेय सिद्ध हो सकता है, यानी कि यूजफुल हो सकता है। प्रोफाइलों का पुनर्समायोजन। उपभोक्ता की तथा उनके प्राप्त उत्तरों का सावधानी से विश्लेषण किया जाता है। यदि आवश्यक होता है तो उपभोक्ता प्रोफाइल में सुधार या परिवर्तन करके उसका पुनर्समायोजन किया जाता है। अभिरुचि एवं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रोफाइल में परिवर्तन किया जाता है। उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति। यदि उपभोक्ता किसी प्रलेख की मांग करता है तो उस प्रलेख को उपभोक्ता के साथ भेजने की व्यवस्था की जाती है। यदि प्रलेख उपलब्ध न हो तो उसकी टंकण प्रति, फोटो प्रति तथा सूक्ष्म प्रति भेजी जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। ओके, देखिए ये एसडीआई का ऐसे ही एज अ समरी है, जो ऊपर हमने पढ़ा है लॉन्ग क्वेश्चन, उसी को समराइज करके यहाँ पर दिखाया गया है। अभी हमने जो घटक पढ़े हैं, पाठक, प्रोफाइल, प्रलेख, डेटाबेस, मिलान तंत्र, अधिसूचना, प्रतिक्रिया तंत्र और प्रोफाइल का संशोधन। आप शॉर्ट में अगर पढ़ना चाहें तो इसको देख लीजिए, आप ऐसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस एंड इंडेक्सिंग सर्विस। अब हम बात करेंगे अब्स्ट्रैक्टिंग की और इंडेक्सिंग की। तो सबसे पहले देख लेते हैं अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, परिभाषा एवं अर्थ। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार अनुक्रमणिका पद का सर्वप्रथम उपयोग रोमवासियों ने किया था। उनका अभिप्राय किसी स्रोत और आविष्कार को प्रकट करने तथा सूचना देने वाले से था।
बाइबल की अनुक्रमणिका को पहली अनुक्रमणिका माना जाता है। बाइबल को 17वीं शताब्दी से विदत ग्रंथों के साथ अनुक्रमणिका का प्रकाशन होने लगा। पत्रिकाओं के लेख की अनुक्रमणिका का श्रेय विलियम फेडरिक पूल को है, जिन्होंने लेखों की आख्या के प्रमुख और आधार शब्दों के प्रयोग से विषय प्रविष्टियां निर्मित कर पूल इंडेक्स का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त विल्सन इंडेक्सेज, लूहन महोदय की क्विक प्रणाली, कटर महोदय द्वारा रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग में सूत्रबद्ध किए गए विषय प्रसूचीकरण सिद्धांत और रंगनाथन महोदय द्वारा निर्मित श्रृंखला अनुक्रमणिका उल्लेखनीय है। अनुक्रमणिका का तात्पर्य क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तालिका से है। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार किसी मुद्रित कृति में निहित नामों, स्थानों और विषयों की एवं अनुवर्णिक तालिका को, जो प्रत्येक वस्तु के पृष्ठांक को इंगित करती है, जिस पर उसे पाया जाता है, अनुक्रमणिका कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अनुसार किसी संग्रह से उदित विचारों अथवा उसमें निहित पदों की व्यवस्थित निर्देशिका को अनुक्रमणिका कहते हैं। निहित पदों द्वारा अथवा विचारों को प्रविष्टियों के रूप में ज्ञात अथवा वर्णित खोजपूर्ण क्रम में, जैसे वर्णानुक्रम, कालानुक्रम तथा संख्या क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जॉर्ज बॉन महोदय के अनुसार किसी भी कृति, जैसे पुस्तक, सेट और सजिल्द, पत्रिकाओं के अंतर्गत निहित नामों, पदों, प्रकरणों, स्थानों, सूत्रों, संख्याओं अथवा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की तालिका को अनुक्रमणिका कहते हैं, जिससे उस कृति में वर्णित सामग्री के वास्तविक पृष्ठों का संदर्भ होता है। अनुक्रमणिका वस्तुतः नामों अथवा विषयों के क्रमबद्ध तालिका है, जिसके साथ जिन स्थानों पर वे होते हैं उसका संकेत भी किया जाता है। सामान्यतः अनुक्रमणिका व व्यवस्थापन अनुवर्णिक होता है, परंतु उपयोगिता के दृष्टिकोण से यह भौगोलिक, संख्यात्मक तथा कालानुक्रमानुसार भी हो सकता है। अनुक्रमणिका निर्मित करने की प्रक्रिया को अनुक्रमणीकरण कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य ज्ञान के अभिलेखों से सूचना की पुनर्प्राप्ति में आवश्यक सहायता करना है। इस हेतु जब निर्धारित और मान्यता प्राप्त नियमावलियों तथा पद्धतियों के अनुसार अनुक्रमणिका का निर्माण किया जाता है तो उसे अनुक्रमणीकरण पद्धति कहते हैं। अनुक्रमणीकरण द्वारा अनुक्रमणिका के लिए प्रविष्टियां तैयार की जाती हैं। A.K. मुखर्जी के अनुसार अनुक्रमणिका एक प्रमुख ग्रंथप्रक तकनीक है और अपने सरलतम स्वरूप में अनुक्रमणिका का तात्पर्य प्रलेख में वर्णित विचारों का निर्धारित शीर्षक संग्रह में चयनित शीर्षक अथवा शीर्षकों में निहित विचारों से मिलान करने से है। गुहा महोदय ने अनुक्रमणिका को प्रलेख की विषय वस्तु के सही प्रस्तुतिकरण की विधि बताया है। अर्थात अनुक्रमणिका स्वयं कोई सूचना प्रदान नहीं करती, बल्कि ये किसी विशिष्ट विषय और उससे संबंधित प्रलेख के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य सूचना प्राप्ति के स्रोत की जानकारी प्रदान करना है। इसी प्रकार अनुक्रमणिका वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुक्रमणिका की प्रविष्टि तैयार की जाती है। अनुक्रमणीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसकी कार्यकुशलता पर सूचना की त्वरित पुनर्प्राप्ति करता है। जिस पत्रिका में सामयिक प्रकाशनों में प्रकाशित लेखों की तालिका निश्चित अवधि में प्रकाशित की जाती है उसे कहते हैं अनुक्रमणिका पत्रिका, अनुक्रमणीकरण पत्रिका। ओके। प्रकृति एवं क्षेत्र अनुक्रमणिका का एक महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत है। यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित सूची है जो कि मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। इसकी प्रकृति सूचना की पुनर्प्राप्ति में सहायता करना है। इसका क्षेत्र विशिष्ट हो सकता है अथवा व्यापक भी। यह किसी विषय पर ज्ञान उपलब्ध नहीं करवाती, वरन ज्ञान की प्राप्ति स्थान की सूचना प्रदान करती है। अनुक्रमणिका निर्माण हेतु निर्धारित मानदंडों के आधार पर संग्रह की विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। संग्रह के भिन्न भिन्न विषय भागों को संबंधित परिचायकों से जोड़कर प्रत्येक परिचायक के साथ उस स्थान की सूचना भी दी जाती है जहां पर संग्रह में विषय भाग स्थित है।
अनुक्रमणिका का क्रम अधिकतर वर्णानुक्रम होता है, किंतु आवश्यकतानुसार कालानुक्रम और संख्या क्रमानुसार भी व्यवस्थापन किया जाता है। अब देखते हैं, हम बात करने वाले हैं अब एब्स्ट्रैक्टिंग की। ओके, सार और सारकरण। अनुक्रमणिका से नव प्रकाशित लेखों की आख्याओं की जानकारी प्राप्त होती है, किंतु कभी कभी उस प्रलेख को पढ़ने के बाद वह शोधार्थी के लिए उपयोगी नहीं रहता। इस प्रकार मूल आलेख को प्राप्त करने और अध्ययन करने में शोधार्थी का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है, किंतु अतः लेख में वर्णित विषय वस्तु की संक्षिप्त जानकारी की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस प्रकार से सार निर्मित करना आरंभ हुआ। सार का अवलोकन करने से शोधार्थी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ नव प्रकाशित लेखों से अवगत हो जाते थे एवं इसे पढ़कर मूल लेख के संबंध में उचित निर्णय ले सकते थे। जैसे कि अभी ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, जैसे CAS और SDI हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने एक उसका जो समराइज रूप था उसको हम सार बोलते हैं, जो हमने दिया है उसके बाद, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उस पूरे क्वेश्चन से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वही रिजल्ट आपको उस थोड़े से मतलब जो एक पेज में लिखा हुआ है उसका समराइज रूप है, उसको पढ़ने से आपको प्रलेख में क्या होगा कंप्लीट में उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हम बुक्स वगैरह देखते हैं तो जो बुक्स होती हैं उनमें स्टार्टिंग में कुछ सार लिखा होता है, नहीं सॉरी स्टार्टिंग में नहीं होता, एंड में होता है। तो एंड में सार होता है, यानी कि जो पूरी बुक आपने पढ़ी है उसका समराइज रूप, आपको उस बुक से क्या सीखने को मिला। जैसे हाँ, छोटे बच्चों की बुक्स में होता था ना कि नैतिक शिक्षा में मतलब हम एक पूरी स्टोरी होती थी, उसके बाद ये होता था इससे आपको क्या शिक्षा मिली। तो वो जो शिक्षा मिली वो वाली बात है ना, यानी कि वो कैसे, जो शिक्षा के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, जब हमने पूरा का पूरा उसकी स्टोरी पढ़ी हो। तो उस स्टोरी को पढ़ने के बाद जब भी हम उस सार को पढ़ेंगे, उस एक लाइन को पढ़ेंगे जो उसका संक्षेप था, उसका सार था, उससे हमें पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। तो बस यही बात हो रही है, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग यानी कि सार। परिभाषा। सार का तात्पर्य किसी आलेख में वर्णित विषय वस्तु का संक्षिप्त स्वरूप है जिसमें सभी अंशों की जानकारी प्राप्त हो जाए और इस सारांश को पढ़कर यह निर्णय लिया जा सके कि मूल आलेख के अध्ययन की आवश्यकता है अथवा नहीं। BH वेल महोदय के अनुसार व्याख्या एवं आलोचना के बिना किसी आलेख के संक्षिप्त और शुद्ध प्रस्तुतिकरण को सार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सारकरण सम्मेलन 1959 के अनुसार सार किसी प्रकाशन अथवा आलेख का सार है जिसमें प्रकाशन अथवा लेख को खोजने हेतु पर्याप्त ग्रंथपरक विवरण दिए रहते हैं। अर्थात सार का तात्पर्य किसी लेख के उद्देश्य, क्षेत्र एवं निष्कर्ष आदि के संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण से है जिसके अवलोकन के पश्चात मूल लेख को पढ़ने की उपयोगिता तय की जा सकती है। यानी कि सार को देखकर ही आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो उसमें आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में या नहीं है। सार तैयार करने की प्रक्रिया को सारकरण कहा जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य लेखों का शुद्ध, संक्षिप्त और सारगर्भित प्रस्तुतिकरण कर उपयोगकर्ताओं के समय की बचत करना है, योग्य लेखों के चयन में सहायता करना एवं नवोदित सूक्ष्म विचारों से अवगत करवाना है। एक रूपता एवं गुणवत्ता लाने हेतु सारकरण कार्यों में मानकों का अनुसरण किया जाना चाहिए। प्रकृति एवं क्षेत्र। सार एक महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत है इसके द्वारा मूल लेख की विषय वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। इसके अवलोकन से लेख की प्रकृति, उद्देश्य, शोध, प्रविधि और निष्कर्ष जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसकी प्रकृति नव प्रकाशित साहित्य की अद्यतन जानकारी प्रदान कर शोधार्थियों के बहुमूल्य समय की बचत करना है। इसका क्षेत्र विशिष्ट भी हो सकता है और व्यापक भी। यह लेख की संक्षिप्त जानकारी के साथ साथ उसके मूल प्रलेख संबंधी आवश्यक ग्रंथपरक विवरण भी प्रस्तुत करता है। आवश्यकता अनुसार सूचनात्मक और निर्देशात्मक सार निर्मित किए जाते हैं और सार संक्षिप्त, शुद्ध और वास्तविक होने चाहिए। इसका प्रस्तुतिकरण स्पष्ट होना चाहिए ताकि शैली में होना चाहिए, और यानी कि उपयुक्त शैली में होना चाहिए, और कम से कम शब्दों में आवश्यक सूचनाएं प्रकट की जानी चाहिए, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा समझ में आए हमें, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए,
रिप्रोग्राफी ये नेक्स्ट है हमारा। रिप्रोग्राफी व अनुवाद सेवा से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर हम ट्रांसलेशन सर्विस और रिप्रोग्राफी सर्विस को समझेंगे। रिप्रोग्राफी के बारे में हम कोड 108 में भी डिस्कस करके आए थे, लेकिन क्योंकि ये 107 में कोड में भी आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है इसको। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में जानना है रिप्रोग्राफी के बारे में तो आप जाकर देख सकते हैं 108 कोड में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं रिप्रोग्राफी या फोटोकॉपी सेवा। रिप्रोग्राफी विभिन्न प्रकार के प्रलेखों जैसे पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों इत्यादि की फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, माइक्रोफिलिंग या कुछ मशीनों का उपयोग करके डिजिटल इमेजिंग और पुनरुत्पादन से संबंधित है। इन दिनों अधिकांश ग्रंथालय पाठकों की मांग पर फोटोकॉपियर का प्रयोग करके प्रलेख की प्रतियां प्रदान करते हैं। ये सेवा ही कहलाती है रिप्रोग्राफी। यानी कि एक तरीके से आप पूरा एक कोई ग्रंथ खरीदते हैं और उस ग्रंथ की बहुत सारी फोटोकॉपी करा लेते हैं और उनसे जो उनको आप, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, आप एक बुक लेकर आए हैं अपनी लाइब्रेरी में, अब एक बुक को अगर आप किसी उपयोगकर्ता को दे देंगे तो फिर और कोई आएगा तो उसको नहीं दे पाएंगे आप। तो ऐसी सर्विस देने के लिए, ताकि जितने भी आपके उपयोगकर्ता आए उस एक बुक के लिए, आप वो सभी को दे सके, तो आप उसकी प्रतियां निकलवाएंगे, यानी कि फोटोकॉपी करवाएंगे और फोटोकॉपी करके आप उसकी फोटोकॉपी उपयोगकर्ताओं को देंगे और इसी को कहेंगे हम रिप्रोग्राफिक सर्विस। ओके, आज प्रलेखों की फोटोकॉपी की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र उपयोक्ताओं को फोटो प्रतिलिपिकरण की सुविधा रिप्रोग्राफिक सेवा द्वारा प्रदान करती है। प्लेन पेपर कॉपियर ने केवल अनुलेखन युक्ति ही है, बल्कि इसके द्वारा प्रलेखनों की बहुत सी प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। यहाँ एक ये उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि फोटो प्रतियां प्रदान करना कॉपीराइट अधिनियम से नियंत्रित होता है। एग्जाम्पल, यूके में एक प्रलेख की एक फोटोकॉपी लेने की अनुमति के बशर्ते कि निवेदक एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के द्वारा ये स्पष्ट कर दे कि फोटोकॉपी शोध या फिर उसके पर्सनल यूज के लिए ली जा रही है। अनुवाद सेवा यानी कि ट्रांसलेशन सर्विस। ट्रांसलेशन सर्विस यह सेवा मांग पर प्रलेख की विषय वस्तुओं की एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने से संबंधित है। ट्रांसलेट एक विशिष्ट सेवा है जिसमें ट्रांसलेट करने के लिए काफ़ी संख्या में भाषा विशेषज्ञों के साथ नए विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती है। ओके, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अधिकांश ग्रंथालयों में अनुवाद के लिए इन हाउस सुविधा नहीं होती, परंतु ग्रंथालय अनुवाद के लिए पाठकों की मांग को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें अनुवाद सेवा प्रदान करने वाले अनुवाद केंद्रों, व्यावसायिक संगठनों, सरकारी एवं प्राइवेट एजेंसियों की सूचना देनी चाहिए। संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय विकास संचार एवं सूचना संसाधन संस्थान निस्केयर और कुछ अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं में पेशेवर अनुवादक होते हैं जो विदेशी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। कुछ वेबसाइटें भी निःशुल्क अनुवाद सेवा प्रदान करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मतलब कुछ संस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था, इन्फॉर्मेशन जो संस्थाएं थी जो अपने यहाँ पर ग्रंथों को स्टोर करके रखती हैं। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल की वो संस्था होती थी, ऑर्गेनाइजेशन होती थी, तो वहाँ पे बहुत सारे देशों की तरफ से ग्रंथ आते थे और उन ग्रंथ को अनुवाद किया जाता था, ट्रांसलेट किया जाता था उस देश के लिए जहाँ पर वो भेजी जाने वाली है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर कोई हिंदी और अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होके आया है ग्रंथ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी भाषा में लिखा गया था, उसको ट्रांसलेट किया गया है चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा गया हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ट्रांसलेशन सर्विस। शोध एवं विकास से संबंधित अनेक विशिष्ट पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्रों द्वारा इन हाउस अनुवाद सेवा की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र अनुवादकों की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। स्रोत प्रलेखों की प्रकृति और वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार की अनुवाद सेवाएं होती हैं।
एक होती है प्रलेखों का संपूर्ण शाब्दिक अनुवाद, दूसरी होती है प्रलेखों के प्रमुख प्रसंगों का निर्बोध अनुवाद, एक होती है प्रलेखों के विषय वस्तु की मौखिक व्याख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लिटरेचर सर्च की। साहित्य खोज और रेफरल सेवा से क्या समझते हैं हम? तो देखिए, जो ये लिटरेचर सर्च है यानी कि साहित्य खोज एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित सामग्री की एक सुनियोजित खोज है। यह सेवा पाठकों के विषय अनुरोध के जवाब में प्रलेखों को खोजने एवं पता लगाने से संबंधित है। जैसे प्रश्न है, मैं सरकार का गणतंत्र बनाम लोकतांत्रिक तरीके का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूँ, मुझे जानकारी कहाँ से मिल सकती है? पाठकों की आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक प्रलेखों को ढूंढना तथा इसे पाठक को देना ही साहित्य खोज सेवा कहलाता है। ऐसे प्रश्नों में विशिष्ट खोज करनी पड़ती है। इस सेवा को दीर्घकालीन संदर्भ सेवा भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी कभी विभिन्न स्रोत जैसे कि पुस्तकें, पत्रिकाएं, गैर मुद्रित सामग्री इत्यादि में से व्यापक साहित्य खोज करनी पड़ती है। कई बार अनौपचारिक स्रोतों में भी परामर्श करना पड़ता है। साहित्य खोज में इस बात की समझ एक कठिन और समय साध्य कार्य है कि उपभोक्ता की क्या आवश्यकता है। आज ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग किया जाता है, तब ऑनलाइन खोज करने वाले अधिक व्यय के कारण उपभोक्ता की मांग की जानकारी रखना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रेफरल सेवा अधिकांश ग्रंथालयों में मुख्य रूप से ग्रंथालयों में उपलब्ध संसाधनों में से ही सेवाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन कभी कभी पाठकों को ऐसी सूचनाओं की आवश्यकता भी होती है जो ग्रंथालय में उपलब्ध ही नहीं होती, लेकिन किन्हीं अन्य संगठनों या कुछ विशेषज्ञों के पास उपलब्ध हो सकती हैं। तब पाठकों को उन स्रोतों की ओर निर्देशित यानी कि वहां पर रेफर किया जाता है जहां सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रेफरल सर्विस। यह स्रोत एक प्रलेख, एक संगठन या एक व्यक्ति विशेष के रूप में हो सकता है। यह सेवा रेफरल सेवा कहलाती है। रेफरल सेवा पाठकों को प्रलेख या आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करती, बल्कि सूचना स्रोत की ओर निर्देशित करती है जहां आवश्यक सूचना उपलब्ध होती है। यदि ज़रूरी हो तो निर्देशिकाओं एवं स्रोत फाइलों का उपयोग किया जाता है जो ऐसे उद्देश्य के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती हैं। रेफरल सेवाएं स्वयं या अन्य सेवाओं के सहयोग से कार्य कर सकती हैं। ऐसी सेवाओं के प्रभावोत्पादकता को मापना अत्यंत कठिन है जब तक वे अपने स्रोत और उपभोक्ताओं से निकट संपर्क नहीं रखती। इस प्रकार का कार्य सरल तब होता है जब पाठकों को दी जाने वाली रेफरल सेवाएं एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में हों। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाई हूँ, आई नो, क्योंकि ये कंप्लीट कराना था, पीडीएफ बहुत लंबी हो गई थी और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, 3-4 दिन ही बचे एग्ज़ाम्स में, तो उसके लिए बहुत जल्दी ये सिलेबस कंप्लीट करवाना है। अगर आप इसको कुछ टाइम के बाद वीडियोज़ को देखते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवाए हैं, उन टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक टॉपिक को आप बता सकते हैं नीचे लिखकर कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसी एक टॉपिक के लिए वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की है बीच में कुछ समझाने की थोड़ा बहुत। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 107 के पार्ट यूनिट 4 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।